हाय, वेरी गुड इवनिंग। सभी बच्चों को मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। उससे पहले मैं कुछ बच्चों के नाम ले देती हूँ जो बच्चे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। लखन शिक्षा नगरी कोटा से प्रणाम। सोनू हेलो हाय। शुभम प्रजापति, अन्नू सिंह, ट्विंकल, डीजे, इसके अलावा जो है वो हर्षे जाट है, विशाल है, आंचल है, अमन है, मीनाक्षी है, सुशील है, रामचंद्र है। वेरी गुड इवनिंग। कोटा से, बूंदी से, बारा से, सीकर, झुंझुनू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सभी जगह पर, अजमेर से, सभी जगह के बच्चे, सभी को मेरा जो है वो गुड इवनिंग सभी को। अब अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों का जो है वो इस रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं दूध और दूध के जो भी किस तरीके से मिल्किंग मेथड्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। कैसे कैसे दूध निकाला जा सकता है, क्या दूध के टाइप्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जो आज का स्कॉलरशिप टेस्ट है उसमें टॉपर स्टूडेंट है उसका क्या नाम है। तो फर्स्ट जो रैंकर है वो लीलाधर सुमन है। लीलाधर सुमन को बहुत बहुत बधाई। इनको ये कोर्स है वो फ्री में मिलने वाला है। जो कोर्स वो लेना चाहते हैं वो उनको फ्री में मिलने वाला है, तो जल्दी कीजिए। जिन लोगों की भी इच्छा है, जिन्हें कोर्स फ्री में लेना है, वो इस टेस्ट को दे सकते हैं। किस तरीके से इस टेस्ट को दे सकते हैं, तो देखिए ये मॉर्निंग में स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो सुबह 6 बजे होता है और 6:05 तक ये खत्म हो जाता है। ओनली 5 मिनट्स का ये पेपर है, जिसकी जो PDF है वो आपको कहाँ पर मिल जाती है, विद सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। रॉयल इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है, इससे आप उसकी PDF देख सकते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इसको खोल के देखें, किस तरीके का पैटर्न रहता है, किस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं, ये सारी चीज़ आप इसके पेपर जो है वो PDF से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आप अगला दिन जो पेपर है उसको आसानी से दे सकें। इसी के साथ में मैं बता दूं ये टेस्ट है वो होता कहाँ पर है, तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन का ऐप है, उसको डाउनलोड करना है। उसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट उस ऐप पर होता है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आप इसके ऐप पर ये पेपर दे सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, कुछ ऑफर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल, जिनके अंदर ऑफर चल रहा है, जिन कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हैं उन कोर्स को आप खरीद सकते हैं। हाँ चलिए आप देखते हैं। अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स है वो उसकी फीस है वो क्या है, तो JET ICAR BHU एग्जाम के लिए जो क्रैश कोर्स है उसकी हिंदी मीडियम की फीस है वो 5,000 रुपये है, 50% ऑफ है। और इंग्लिश मीडियम है वो 7,500 रुपये में आपको ये कोर्स दिया जा रहा है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है JET ICAR BHU के लिए वो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। दूसरा मैं बात करती हूँ जो 12th साइंस बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जो साथ में जो है वो बोर्ड क्लासेस का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, 12th के हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स मात्र 5,000 रुपये में मिल रहा है। तो जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं वो इस 5,000 रुपये में कोर्स को खरीदकर अपनी पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल में कोई भी स्कूल्स हैं उनके अंदर जो है वो अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो जो बच्चे अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हैं, साथ में ही जो है वो पूरा डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वो आप 12th क्लास का ये कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के स्टूडेंट्स हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर स्टूडेंट्स के लिए कोर्स तो आप ले चुके होंगे या फिर नहीं लिया है तो परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्स के अलावा जो है वो रॉयल इंस्टीट्यूट आप सभी लोगों के जो है वो आपके नॉलेज को जो है वो टेस्ट करने के लिए, आपको अपने आप को किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं एग्जाम में, उसके लिए एक जो है वो टेस्ट सीरीज लेकर आया है। ये टेस्ट सीरीज है मात्र 799 रुपये की है, जिसके अंदर आपको सभी तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे उसके अंदर सभी तरह के टॉपिक आएंगे। छोटे से छोटा टॉपिक होगा, उसका विद जो है वो एग्जाम पैटर्न टेस्ट होगा। इसके अलावा इसके अंदर कंबाइंड टेस्ट भी होगा। तो सभी तरीके से एक तरीके से मॉडल पेपर आप कह सकते हैं। तो ये सारे जो टेस्ट सीरीज हैं वो आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए रॉयल संस्थान के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये बात हो गई अपने रॉयल इंस्टीट्यूट पर चलने वाले जो भी स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो भी सारी चीज़ें हैं इनके बारे में है। अब अपन बात करते हैं अपना दूध से संबंधित अपना चैप्टर चल रहा था। लास्ट क्लास में अपन ने दूध और दूध के अवयव पढ़ लिए थे। दूध किन से मिलकर बना हुआ होता है, दूध किसको कहा जाता है। आज अपन उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। दूध के टाइप्स अपन पढ़ने वाले हैं। दूध किन किन प्रकार का होता है, किस तरीके का दूध है वो मार्केट में मिलता है, कैसे कैसे उसको तैयार किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही अपन देखेंगे दूध निकाला कैसे जाता है, उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, दूध कैसे बनता है पशु के अयन में, उसके बाद उसको निकाला किस किस तरीके से जाता है। उन तीनों चीज़ों के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी क्लास से नहीं जुड़े हैं, जिनके फ्रेंड्स अभी नहीं आए हैं, तो वो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा लोग इसको देख सकें।
बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। विद इमेजेस अपन देखेंगे सारी चीज़ें किस तरीके से, छोटा सा छोटा पॉइंट है वो आपके इसके अंदर आने वाला है। तो बच्चों फटाफट से इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, हनुमानगढ़ से, बहुत अच्छा, वेरी गुड इवनिंग। रॉयल इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड किया बट क्लास वहाँ टेस्ट थोड़ा सा एक बार जो है वो आप जो रॉयल इंस्टीट्यूट के नंबर है जो यहाँ पे नीचे पट्टी चल रही है आपकी जो क्लास ले रहे हो, इस पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, उन पे आप कांटेक्ट करना। कोई भी निजी प्रॉब्लम होगी वो आपकी सॉल्व की जाएगी। चलिए वेरी गुड इवनिंग राम गुजर, अशोक, हेलो हाय, वेरी गुड इवनिंग। चुटकी विधि, अभी से चुटकी विधि पे आ गए। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अब कितने बच्चे जो हैं वो अपने जुड़ गए हैं। तो देखो बच्चों नाइंसाफी कर रहे हो बहुत ज्यादा आप लोग, 100 ही लाइक आ रहे हैं जबकि 300 बच्चे आप ऐड हो रखे हो। जल्दी से लाइक कर दो, अगर अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए। आप लोगों के लाइक और शेयर करने से होगा कुछ नहीं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा इसको देख सकते हैं। तो अगर आपका भला होगा, अगर आप किसी और का भला करते हो तो आपका भी भला होगा। तो इसीलिए कह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा सकूं। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, जो है वो लाइक की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। फटाफट से लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोग यूपी से, राम राम, सौरभ है, बंटी लाल है, देवेंद्र है, धर्मेंद्र है, कुशल है, तक्षु है, इसके अलावा विक्रम है, गणपत है, वेरी गुड इवनिंग। चलिए अब अपन बात करते हैं जो अपना आज का टॉपिक है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपना जो टॉपिक है वो आता है दूध के प्रकार। फर्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं दूध का प्रकार के बारे में, दूध किस किस टाइप का होता है, कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो जो दूध के प्रकार होते हैं वो 7 प्रकार का होता है दूध। 7 प्रकार में किस किस प्रकार का होता है वो अपन इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखिए चलिए अब अपन बात करते हैं दूध के प्रकार के बारे में। तो पहला टाइप आता है पूर्ण दूध, जिसे संपूर्ण दूध कहते हैं या फिर इसे होल मिल्क भी कहा जा सकता है इंग्लिश में। तो संपूर्ण दूध या होल मिल्क की पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके की होती है। देखो आप कोई भी मिल्क लेके आते हो, पैकेट लेके आते हो, आप नॉर्मल सरस वाला, अमूल वाला पैकेट लेके आते हो, एक तो वो पॉलीथीन की पैकिंग में आता है, एक इस तरीके से आता है। ये इस तरीके का तो मैंने आपको दिखा दिया है। जो पॉलीथीन पैकिंग आती है उसके अंदर आपका जो पूरा दूध होता है, पूर्ण दूध होता है, जिसे होल मिल्क कहते हैं, वो एक गोल्ड दूध आता है, गोल्ड नाम से मार्केट में मिलता है, गोल्ड दूध है। उसके अंदर किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है, उस दूध को क्या कहा जाता है, गोल्ड दूध कहा जाता है, जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है, ना तो उसकी फैट में ना एसएनएफ में, पूरा दूध होता है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण दूध या संपूर्ण दूध कहते हैं। तो सिंपल से डेफिनेशन है, ऐसा दूध या स्वस्थ पशु से प्राप्त दूध जिसके जो संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो, ना तो उसमें से वसा निकाली गई हो, ना उसमें पानी ऐड किया गया हो, कोई चेंजेस नहीं किया गया हो, उस दूध को क्या कहा जाता है, पूर्ण दूध या होल मिल्क कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है, होल मिल्क में वसा और एसएनएफ की मात्रा बताइए गाय के दूध में, होल मिल्क में भैंस का होल मिल्क है उसमें वसा और एसएनएफ की मात्रा बताइए। तो इस तरीके से आप आसानी से इसमें देख सकते हैं कि किसको कहते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं, ये मार्केट में जो मिल्क मिलता है उसके ये टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट अपन देख लेते हैं दूध के प्रकार। मार्केट में मिलने वाला ही दूध होता है। तो ऐसा पशु होता है, एक स्वस्थ पशु होता है। तो देखिए इसके अंदर डेफिनेशन लिखिए, स्वस्थ पशु के अयन से प्राप्त दूध जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया हो, उस दूध को क्या कहते हैं, पूर्ण दूध या होल मिल्क कहते हैं। अब कैसे अपन पहचान सकते हैं पूर्ण दूध और होल मिल्क को, तो इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो गाय का जो पूर्ण दूध होता है, गाय के पूर्ण दूध के अंदर वसा और एसएनएफ की मात्रा अपन देखें, पूर्ण दूध में वसा पाई जाती है वो 3.5% होती है, और एसएनएफ होता है सॉलिड नॉन फैट, कल इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, वो 8.5% होता है। कितना होता है, 8.5% होता है। उसी दूध को क्या कहा जाता है, गाय का पूर्ण दूध माना जाता है। फिर अपन बात करते हैं भैंस के दूध की। भैंस का पूर्ण दूध होता है, तो भैंस के पूर्ण दूध में वसा और एसएनएफ कितना होता है, तो न्यूनतम जो है उसके अंदर वसा की मात्रा है वो 6% होनी चाहिए, 6% से कम नहीं होनी चाहिए, उसको भैंस का दूध नहीं कहेंगे।
और SNF है वो कितना परसेंट होना चाहिए, इसमें 9% होना चाहिए। उसी दूध को क्या कहा जाएगा, पूर्ण दूध या होल मिल्क के नाम से जाना जाता है। पहले अपन पढ़ चुके हैं कल की क्लास में कि मिनिमम जो है वो कितना फैट और कितना होना चाहिए राजस्थान के वैधानिक मानक के अनुसार, वो स्टैंडर्ड मानक थे राजस्थान के अनुसार। लेकिन अपन देखें कि न्यूनतम कितना परसेंट इसमें फैट हो सकता है, तो उसको अपन होल मिल्क कह सकते हैं। तो ये मार्केट में मिलने वाले मिल्क की डेफिनेशन है कि मार्केट में जो पूर्ण दूध मिलता है उसके अंदर गाय के दूध में वसा 3.5 और SNF है वो 8.5% होता है। एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन से नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि गाय के पूर्ण दूध में वसा और SNF परसेंटेज कितना पाया जाता है। फिर पूछा जाता है भैंस के पूर्ण दूध में वसा और SNF कितना पाया जाता है। टेस्ट में मार्किंग भी है क्या, टेस्ट में मार्किंग है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक डिसाइड होती है। टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, सुबह 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो टोटल 80 नंबर का पेपर है। माइनस मार्किंग भी इसमें होती है, तो जितने मार्क्स आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका रैंक डिसाइड होती है। जो जिसके अंदर मान लो कुछ बच्चे जो है वो जिनके सभी के जो है 3-4 बच्चों के मान लो मार्क्स सेम आ जाते हैं, तो उनका जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन फर्स्ट रैंक पर है, तो उसके लिए लकी ड्रॉ निकाला जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा। उसमें जो बच्चा टॉपर आता है उसी का सिलेक्शन किया जाता है, वही फर्स्ट रैंक पर आता है। क्लियर सबके? मालदेव की नगरी से प्रणाम, मालपुरा से वेरी गुड इवनिंग, जयपुर से प्रणाम, बहुत अच्छा, वेरी गुड इवनिंग। सुनील, राम, आकांक्षा, यादराम, राम गुज्जर, सुनील जयपुर से पाँव लागू, बहुत अच्छा। बूंदी से प्रणाम। सभी बच्चों को मैंने कह दिया है, पूरे राजस्थान पूरे इंडिया से रिलेटेड सभी बच्चे जो इस क्लास से प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी इस क्लास को देखते हैं, उन सभी का मेरा प्रणाम, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो अपना मिल्क आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा मिल्क को क्या कहते हैं, मानकीकृत दूध कहा जाता है। मानकीकृत दूध का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज मिल्क। स्टैंडर्डाइज मिल्क में नाम से ही पता चल रहा है क्या किया जाता है, दूध में वसा और SNF को स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया जाता है। कैसे मेंटेन करेंगे, तो जो भी पशु है उसका पूर्ण दूध होता है, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो, उसके अंदर क्या होता है, या तो वसा को निकालकर या वसा को ऐड कर कर, या जो उसके अंदर दूध है पूर्ण दूध उसमें सेपरेटा दूध को मिलाकर या निकालकर क्या कर दिया जाता है, वसा और SNF की मात्रा को मेंटेन कर दिया जाता है। एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि स्टैंडर्ड इसमें 4.5% तो फैट होगा इस दूध में और 9% इसमें 8.5% उसमें क्या होगा, उसमें SNF होगा। उसी दूध को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्डाइज मिल्क कहा जाता है। वो कैसे मेंटेन करेंगे, तो पूर्ण दूध में वसा को निकालकर या उसके अंदर ऐड कर कर या जो सेपरेटा दूध होता है उसको निकालकर या ऐड कर कर। तो डेफिनेशन लिखिए इसकी, वह दूध जिसमें वसा तथा SNF की मात्रा, वह दूध जिसमें वसा तथा SNF की मात्रा दूध से क्रीम निकालकर या सेपरेटा या सेपरेटा दूध मिलाकर, सेपरेटा दूध का मतलब क्या होता है, या स्किम्ड दूध का मतलब क्या होता है, ऐसा दूध जिसके अंदर से नेचुरल फैट है उसको निकाल लिया जाता है, और जो बिना क्रीम का या बहुत ही कम मात्रा में क्रीम होती है 0.5% या इससे भी कम होती है, उस दूध को क्या कहा जाता है, सेपरेटा दूध कहा जाता है। आगे कई जगह पर नाम आएगा। सेपरेटा दूध क्या होता है, तो सेपरेटा दूध का मतलब है जिसमें से क्रीम को निकालकर जो है वो अलग कर दिया जाता है, बचे हुए दूध को, क्रीम रहित दूध को सेपरेटा या स्किम्ड मिल्क कहते हैं। तो ये सेपरेटा दूध मिलाकर दूध में न्यूनतम वसा कितनी मेंटेन कर देते हैं, न्यूनतम वसा 4.5% तथा SNF की मात्रा है वो कितनी मेंटेन कर दी जाती है, 8.5% रख दी जाती है, तथा SNF 8.5% रखा जाता है। इसी दूध को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्डाइज मिल्क कहा जाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, पूर्ण दूध होता है, होल मिल्क होता है, उसके अंदर क्या कर देते हैं, ये या तो क्रीम निकाल लेंगे उसमें, या फिर क्या करेंगे, क्रीम नहीं निकालेंगे तो सेपरेटा दूध ऐड कर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, दूध में फैट की मात्रा कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, उस तरीके से दूध जो बनाया गया है उसके अंदर मेंटेन कितना कर देंगे, वसा और SNF को 4.5% तो उसमें वसा मेंटेन कर दी जाती है और SNF 8.5% रख दिया जाता है। उसी दूध को क्या कहा जाता है, मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज मिल्क कहा जाता है। ये देखो स्टैंडर्डाइज मिल्क है,
ये इसकी पैकेजिंग है, इसमें दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर 4.5% फैट है। यही दूध क्या कहलाता है? आधा लीटर का पैकेट है जिसमें 4.5% वसा है। उस दूध को स्टैंडर्डाइज मिल्क के नाम से जाना जाता है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो दूध का प्रकार आता है टोन्ड दूध। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टोन्ड और डबल टोन्ड मिल्क, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि टोन्ड दूध में जो है वसा और SNF की मात्रा कितनी % पाई जाती है। अधिकतर हर बार ही एग्जाम में पूछा जाता है, आजकल ट्रेंड में है ये क्वेश्चन। तो इसके बारे में क्या पूछते हैं कि कितना % इसके अंदर वसा पाई जाती है, कितना % SNF पाया जाता है। बनाया कैसे जाता है वो बता देती हूँ। तो जो पूर्ण दूध होता है उसके अंदर पूर्ण दूध में पानी और सेपरेटा दूध का पाउडर है, उसको मिलाकर बनाया गया दूध क्या कहलाता है? टोन्ड दूध कहलाता है। सेम इसी तरीके से डबल टोन्ड बनाते हैं, सिर्फ इनके अंदर वसा और SNF का डिफरेंस होता है। तो चलिए लिखिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए। पूर्ण दूध में पानी तथा सेपरेटा दूध पाउडर मिलाकर, पानी तथा सेपरेटा दूध का पाउडर मिलाकर, सेपरेटा दूध का पाउडर मिलाकर तैयार किया जाता है। दूध का पाउडर मिलाकर तैयार किया जाता है। इसी दूध को क्या कहा जाता है? टोन्ड दूध कहा जाता है। मिलाकर तैयार किया जाता है, यही दूध क्या कहलाता है? टोन्ड दूध कहलाता है। अब अपन इसमें बात करें कितना मेंटेन कर देते हैं। पूर्ण दूध में पानी और सेपरेटा दूध का पाउडर मिलाकर वसा है वो तो कितनी मेंटेन कर दी जाती है? 3.5% रख दी जाती है। वसा है 3.5 नहीं, इसके अंदर जो है वो 3% रखी जाती है। वसा 3% और SNF की मात्रा है वो 8.5% रख दी जाती है। इसी दूध को क्या कहते हैं? टोन्ड दूध कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। टोन्ड दूध में वसा और SNF की मात्रा कितनी रखी जाती है? फैट और SNF कितना रखते हैं? मैम टेस्ट से कैसे लगता है? टेस्ट और इस सब की जानकारी जो है वो आपको बच्चों, जो रॉयल इंस्टीट्यूट के हेल्पलाइन नंबर है जो आपको इस पट्टी में दिखाई दे रहे हैं वीडियो के नीचे, उसके अंदर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि कैसे टेस्ट देना है। बिल्कुल क्लियर आपको वो एक्सप्लेन कर देंगे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप बार बार यहाँ पर ये सवाल नहीं करें। बाकी बच्चे जो हैं वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप अभी क्लास से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछें, लास्ट में आप एक बार पूछ लेना क्या आपके प्रॉब्लम है। जो भी करौली से वेरी गुड इवनिंग फौजी कह रहे हैं। चलिए अब अपन बात करें डबल टोन कैसे बनाया जाता है। तो सेम डेफिनेशन होती है, सिर्फ इसके वसा और SNF में डिफरेंस होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है। तो डबल टोन क्या होता है? वो भी क्या होता है? पूर्ण दूध में पानी और सेपरेटा दूध को पाउडर को मिलाकर तैयार किया जाता है। तो इसके अंदर भी सेम डेफिनेशन लिखिए। पूर्ण दूध में पानी तथा सेपरेटा दूध का पाउडर मिलाकर, पानी तथा सेपरेटा दूध का पाउडर मिलाकर बनाया गया दूध, पाउडर मिलाकर तैयार किया जाता है। कैसे तैयार करते हैं? पाउडर मिलाकर तैयार किया जाता है। इसी दूध को क्या कहा? डबल टोन दूध कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि टोन दूध की अपेक्षा इसके अंदर डबल कर दी जाएगी वसा की मात्रा, तो इसमें इतना याद रखना है, इसमें आधी कर दी जाती है। जैसे उसमें 3% फैट थी तो इसमें आधी 1.5% तो फैट हो जाएगी। अगर फैट कम होगा तो SNF की मात्रा बढ़ जाएगी, तो 9% इसमें SNF रख दिया जाता है। इसी दूध को क्या कहते हैं? डबल टोन दूध कहते हैं। क्लियर सबके? ये देखिए इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है, पैकेजिंग कुछ इस तरीके की पाई जाती है। डबल टोन मिल्क है, इसके अंदर इस तरीके से पैकेजिंग होती है, और जो टोन मिल्क होता है उसकी इस तरीके से पैकेजिंग पाई जाती है। अलग अलग डेयरी होती हैं, जैसे सरस डेयरी है, अमूल डेयरी है, इसके अलावा इन्हीं के पार्ट्स होते हैं, मदर डेयरी है। तो ये जो है वो अलग अलग तरीके से इनके टाइप रखे जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, डबल टोन के बाद में आता है पुनर्रचित दूध, जिसे रिकंस्टिट्यूट मिल्क कहा जाता है। रिकंस्टिट्यूट मिल्क होता है वो कैसे तैयार किया जाता है? तो नाम से ही पता चल रहा है, दोबारा से बनाया जाता है। इसको दोबारा से जो है वो प्रिपेयर करते हैं, दूध बना हुआ नहीं है। तो इसके अंदर ये आपको पैकेजिंग में दिखाई दे रहा है। इसके अंदर क्या होता है? रिकंस्टिट्यूट मिल्क में सिर्फ दूध का पाउडर होता है और उस पाउडर को पानी में घोलकर बनाया जाता है। दूध जैसे आपने देखा होगा पहले क्या हुआ था, जब दूध की कमी आ गई थी पूरे भारत के अंदर, तो उस दूध की कमी को पूर्ति करने के लिए श्वेत क्रांति लाई गई थी। श्वेत क्रांति के अंतर्गत क्या स्टार्ट किया गया था? जो संसार की सबसे बड़ी डेयरी परियोजना है जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, ये ऑपरेशन
ऑपरेशन फ्लड है वो 1970s में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद वो 3 चरणों में कंप्लीट हुआ था। उसके अंदर क्या किया गया था, कैसे दूध बनाया गया था, तो सबसे पहले दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में इस तरीके से दूध बनाया गया था। विदेशों से क्या मंगाया था, दूध का पाउडर और बटर ऑयल मंगवाया गया था। उसको क्या किया गया था, पानी में घोलकर दूध बनाया गया था और इन बड़े बड़े शहरों में बेचा गया था, जिससे क्या हुआ था, दूध की उपलब्धता बढ़ गई थी, एक क्रांति आ गई थी दूध के अंदर, और जो दूध की उपलब्धता पहले जितनी थी उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो इसी कारण इस योजना को ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया, जिसके अंदर दूध की एक तरीके से बाढ़ आ गई थी। फ्लड मतलब होता है बाढ़ लाना, तो दूध की बाढ़ लाने के लिए, डेयरी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए ये योजना चलाई गई थी। डिटेल में इस योजना के बारे में अपन जब अपना दूध का बारे में पढ़ लेंगे तब अपन देखेंगे सारी योजनाओं के साथ में। अभी इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया है। तो उस टाइम ऑपरेशन फ्लड में इस तरीके से दूध बनाकर बेचा गया था, दूध की उपलब्धता को बढ़ाया गया था। तो ये क्या होता है, इसके अंदर 1 भाग तो दूध लेते हैं, 7 से 8 भाग पानी लिया जाता है। तो पुनर्रचित दूध है, सिंपल सी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन लिखिए। पुनर्रचित दूध होता है वो क्या होता है, दूध के पाउडर को पानी में घोलकर बनाया गया दूध, पानी में घोलकर बनाया जाता है। अब कैसे कैसे घोला जाता है, तो 1 भाग तो दूध लेते हैं, 1 भाग है वो दूध लिया जाता है, और 7 से 8 भाग है वो पानी लिया जाता है। 7 से 8 भाग पानी लिया जाता है और इन सबको मिक्स करके, जैसे 1 ग्लास वाटर है जिसके अंदर 1 चम्मच 1 टेबल स्पून है वो पाउडर डाल देंगे, तो इस तरीके से बनाया गया दूध है वो क्या कहलाएगा, रिकंस्टिट्यूट मिल्क कहलाएगा। उसको दोबारा से तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है पाउडर से, उसी दूध को क्या कहते हैं, रिकंस्टिट्यूट मिल्क कहते हैं। तो ये अपना डेफिनेशन हो गई सिंपल सी। इस तरीके से पैकेजिंग पाई जाती है रिकंस्टिट्यूट मिल्क की। अलग अलग कंपनीज होती हैं जिनका अलग अलग तरह का दूध पाया जाता है, पैकेजिंग पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं रिकम्बाइंड मिल्क, पुनः संयोजित दूध। ये पुनः संयोजित और पुनर्रचित दूध में क्या डिफरेंस होता है, रचित दूध है वो तो दोबारा से पाउडर से बनाया जाता है, जबकि रिकम्बाइंड मिल्क है उसके अंदर क्या करते हैं, बटर ऑयल, सेपरेटा दूध और पानी, इन तीनों को मिक्स करके जो दूध बनाया जाता है उससे रिकम्बाइंड मिल्क कहा जाता है। नोटिफिकेशन नहीं आता है भाई, आता है नोटिफिकेशन तो आप चेक किया कीजिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल आता है, जरूर आता है, अनु जांगे। चलिए अब अपन बात करते हैं रिकम्बाइंड मिल्क होता है वो क्या होता है। तो इसके अंदर लिखिए, वह दूध जो बटर ऑयल सेपरेटा दूध पाउडर तथा पानी की निश्चित मात्राओं को मिलाकर तैयार किया गया दूध, ये क्या कहलाता है, पुनः संयोजित दूध कहलाता है। तैयार किया गया दूध, इस दूध को क्या कहते हैं, पुनः संयोजित दूध या रिकम्बाइंड मिल्क कहा जाता है। इसके अंदर अपन देखें वसा और एसएनएफ की मात्रा न्यूनतम कितनी रखी जाती है, तो इस दूध में वसा की मात्रा है वो तो कितनी मेंटेन रखते हैं, 3% मेंटेन रखी जाती है, और एसएनएफ कंटेंट है वो 8.5% रखा जाता है। उस दूध को क्या कहा जाता है, रिकम्बाइंड मिल्क कहा जाता है। आप कहोगे मैम अपन ने टोंड दूध देखा उसमें भी 3% फैट थी और 8.5% एसएनएफ था, तो ये दोनों सेम नहीं हुए क्या? तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो अपन ने टोंड दूध देखा था उसके अंदर क्या किया गया था, सिर्फ किससे दूध बनाया गया था, पूर्ण दूध में जो होल मिल्क था उसमें पानी और सेपरेटा दूध का पाउडर मिलाया गया था, इस तरीके से बनाया गया था जिसकी मात्रा ऐसे मेंटेन कर दी थी। जबकि जो रिकम्बाइंड मिल्क होता है उसको बटर ऑयल, सेपरेटा दूध, पाउडर और पानी, इन 3 को मिलाकर बनाया जाता है, इसमें होल मिल्क नहीं होता है। तो इस तरीके से इनको मेंटेन किया जाता है जिसमें वसा और एसएनएफ की मात्रा 3 और 8.5% रख दी जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, पुनः संयोजित या रिकम्बाइंड मिल्क कहा जाता है। तो ये जो है इसकी इस तरीके से पैकेजिंग होती है, इस तरीके से ये दिखाई देता है जिसमें 3% फैट होता है। तो ये बात हो गई अपने पुनः संयोजित या रिकम्बाइंड मिल्क की, और रिकंस्टिट्यूट होता है इसके अंदर तो पाउडर से बनाया जाता है, तो फैट और एसएनएफ अपने को देखना ही नहीं है क्योंकि दूध का पाउडर था। तो दूध का पाउडर कैसे दूध का था, सेपरेटा दूध का पाउडर था जिसके अंदर तो क्रीम होती ही नहीं है, तो इस तरीके से पाउडर और पानी को घोलकर बनाया गया था।
अगला अपन बात करते हैं, लास्ट दूध आता है पूरी दूध, जिसे फिल्ड मिल्क के नाम से जाना जाता है। चलिए अब अपन बात करते हैं फिल्ड मिल्क होता क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है। तो ऐसा दूध होता है जिसके अंदर जो प्राकृतिक वसा है उसको तो रिमूव कर दिया जाता है और वनस्पति वसा को स्थापित कर दिया जाता है। उस दूध को क्या कहा जाता है, पूरित दूध या फिल्ड मिल्क के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से इसकी पैकेजिंग पाई जाती है। देखो इसके अंदर दिखाई दे रहा है विद वेजिटेबल फैट। इसके अंदर क्या होता है, नेचुरल फैट नहीं होता है, वेजिटेबल फैट होता है, वनस्पति वसा होती है। तो इसके अंदर डेफिनेशन लिखिए, पूर्ण दूध में वसा निकालकर, पूर्ण दूध में से वसा को निकालकर, दूध में से वसा को निकालकर उसके स्थान पर वनस्पति वसा को, उसके स्थान पर वनस्पति वसा को स्थापित कर दिया जाता है। वनस्पति वसा को स्थापित कर दिया जाता है। इसी दूध को क्या कहा जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। इसी दूध को अपन क्या कहते हैं, फिल्ड मिल्क के नाम से जाना जाता है। तो सिर्फ क्या किया, जितनी फैट थी उसको रिमूव कर दिया, नेचुरल फैट को, और उसके अंदर जो है वो वनस्पति वसा ऐड कर दी जाती है। यही दूध क्या होता है, वनस्पति वसा से युक्त जो दूध होता है उसे ही फिल्ड मिल्क कहा जाता है। बिल्कुल पैकेजिंग पे भी आपको दिखाई दे रहा है, नाम से भी आप पता कर सकते हैं। इसका जो है फिल्ड मिल्क है और इसके अंदर सिर्फ वेजिटेबल फैट पाई जाती है। तो ये अपने दूध के टाइप्स हो गए। अब आगे अपन बात करते हैं, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन, टाइप्स हो गए 7 टाइप से। अलग अलग तरीके से अलग अलग दूध तैयार किए जाते हैं। एक बार वापस से एक बार अपन देख लेते हैं छोटा सा। फर्स्ट अपन बात किया था अपन ने संपूर्ण दूध या होल मिल्क। इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। पूर्ण दूध में जैसा दूध है वैसा ही है, सिर्फ इसमें न्यूनतम वसा और एसएनएफ की मात्रा देखी जाती है गाय के दूध में और भैंस के दूध में। उस दूध को क्या कहते हैं, पूर्ण दूध कहते हैं। फिर दूसरा आता है स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, जिसे मानकीकृत दूध कहा जाता है, जो कि दूध में वसा और एसएनएफ की मात्रा दूध से क्रीम निकालकर या सेपरेटा मिलाकर उसके अंदर एक मेंटेन कर दिया जाता है, स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। तो क्या स्टैंडर्ड बनाएंगे, 4.5% उसमें फैट होगा, 8.5 उसमें एसएनएफ होगा। उस दूध को क्या कहेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क कहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन इनके वसा और एसएनएफ से रिलेटेड पूछा जाता है। टोन दूध में वसा और एसएनएफ परसेंटेज कितना होता है, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क में वसा और एसएनएफ परसेंटेज कितना पाया जाता है, इस तरीके से पूछते हैं। फिर ये टोन दूध आता है, पूर्ण दूध में पानी और सेपरेटा दूध का पाउडर मिलाकर तैयार किया जाता है। उस दूध को क्या कहते हैं, टोन्ड दूध कहते हैं। सेम इसी तरीके से ये तैयार किया जाता है, सिर्फ टोन्ड और डबल टोन्ड दूध के वसा और एसएनएफ में डिफरेंस होता है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, पुनर्रचित दूध या रिकंस्टिट्यूट मिल्क क्या होता है। तो दूध के पाउडर को पानी में मिलाकर तैयार किया गया दूध क्या कहलाता है, पुनर्रचित दूध कहलाता है। इसके अंदर वसा और एसएनएफ नहीं देखते हैं क्योंकि पाउडर होता है और पानी मिलाया जाता है। फिर बात करें पुनः संयोजित दूध की, जिसको बटर, ऑयल, सेपरेटा दूध पाउडर और पानी की निश्चित मात्राओं को मिलाकर तैयार किया जाता है। उस दूध को पुनः संयोजित दूध कहा जाता है, जिसमें वसा और एसएनएफ की मात्रा 3 और 8.5% रखी जाती है। नेक्स्ट और लास्ट दूध आता है फिल्ड मिल्क, जिसे क्या कहा जाता है, पूरित दूध कहा जाता है। पूरित दूध क्या होता है, पूर्ण दूध में से वसा को निकालकर उसके स्थान पर वनस्पति वसा को स्थापित कर दिया जाता है। उस दूध को क्या कहते हैं, फिल्ड मिल्क कहते हैं। यादराम पूछ रहे हैं भैंस के दूध में लैक्टोज तथा राख का अनुपात कितना होता है। बच्चों मैं बता दूं, जो बिल्कुल प्योर प्रोडक्ट होता है उसके अंदर राख नहीं पाई जाती है। जब अपन दूध को गर्म करते हैं तब उसमें क्या होता है, कुछ जो है कुछ सेल्स होती हैं, कुछ टूटी फूटी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जो पशु के शरीर में जो है वो टूट जाती हैं और दूध के साथ दूध में बाहर आ जाती हैं। तो वो जो होती हैं कच्चे दूध के अंदर अपने को नहीं दिखाई देती हैं। कच्चे दूध के अंदर उनका कोई रोल नहीं होता है। जब दूध को गर्म किया जाता है, और कितना गर्म करते हैं, जब उसका खोआ या मावा बनाया जाता है तो उसमें राख परसेंटेज होता है, उसको ऐश कहते हैं राख को। तो वो उसमें क्या होता है, जब सेल्स होती हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो उसके अंदर कुछ परसेंटेज उस राख का आ जाता है। तो जब अपन खोआ या मावा पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा कि भैंस के दूध के खोए में कितना % राख होती है और गाय के दूध के खोए में कितना % राख पाई जाती है। नेचुरल जो नॉर्मल मिल्क होता है उसके अंदर राख परसेंटेज नहीं होता है। क्लियर यादराम? ओके। हाँ, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, दुग्ध दोहन की विधियां। सेकंड टॉपिक अपना आता है दुग्ध दोहन। फिल्ड मिल्क मतलब डालडा दूध। डालडा दूध नहीं कहेंगे, उसके अंदर फैट होगी, वो वेजिटेबल फैट होगी, वो डालडा फैट होगी। आज मुझे आपका मूड कुछ सही नहीं लग रहा है। मैं
ओ अरे भाई, थोड़ा सा पर्सनल ध्यान देने की बजाय क्लास पे ध्यान दो। अन्नू, केदार, राम राम, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, दूध दोहन की विधियां क्या होती हैं, किस किस तरीके से दूध निकाला जा सकता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हो, चाहे जेट का एग्जाम हो, चाहे ICR का एग्जाम हो, चाहे BHU का एग्जाम हो, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, उसके अंदर इस टॉपिक में से 99% क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं कैसा कैसा इसमें क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, दुग्ध दोहन की दो तरह के मेथड्स होते हैं, दो तरीके से दुग्ध दोहन किया जाता है। मैम प्लीज नेम। मेरे नाम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो क्या? फिर तो पढ़ लोगे अच्छे से। मेरा नाम प्रियंका कुमावत है और मैं आप लोगों को एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा रही हूँ। बस यही मेरा इंट्रोडक्शन है छोटा सा। अब पढ़ लो, थोड़ा सा क्लास में ध्यान दे लो। दुग्ध दोहन के दो तरीके होते हैं, दो मेथड्स होते हैं। पहले तरीके की अपन बात करते हैं, कौन सा मेथड होता है? फर्स्ट मेथड आता है मशीन द्वारा। कैसे मिल्किंग की जाती है? मशीन मिल्किंग की जाती है, उसे मशीन द्वारा दुग्ध दोहन कहते हैं। दूसरा मेथड आता है हाथ द्वारा। हाथ के द्वारा बाई हैंड होता है, जिसके अंदर हाथ द्वारा दूध निकाला जाता है। तो दो तरीके होते हैं, दोनों आपको इमेजेस में दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो, फर्स्ट जो इमेज है इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि मशीन से दूध निकाला जा रहा है। ये मशीन अलग अलग साइज की हो सकती है, अलग अलग पशुओं के अनुसार इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाथ द्वारा। ये दूसरा मेथड होता है, हाथ द्वारा अलग अलग तरीकों से दूध निकाला जा सकता है। डिटेल में इन दोनों मेथड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मेथड से इसके अंदर जो है ये हाथ द्वारा जो मेथड है इससे दूध निकाला जा सकता है। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, बात करें मशीन द्वारा। मशीन द्वारा कैसे मिल्किंग की जा सकती है, कौन सा मेथड है, कौन सा प्रेशर है जिस पे लगता है, कितना प्रेशर लगाया जाता है, ये सारी चीज है वो मशीन मिल्किंग में अपन ध्यान रखते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं मशीन द्वारा मेथड है वो कहाँ पर यूज किया जाता है। तो एक ऐसा पशु जिसके अंदर टाइम का 2-3 लीटर दूध उत्पादन हो, उस तरीके के एनिमल में ये मेथड यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि मशीन से 1-1.5 मिनट में जो है एक मिनट में 1.5 से 2 लीटर दूध निकाला जा सकता है। तो अपन इतने कम टाइम के लिए कम दूध वाले पशुओं में इसका उपयोग नहीं करते हैं। उन्हीं पशुओं में ये उपयोग करते हैं जिनका दूध उत्पादन तो बहुत ज़्यादा हो और साथ में ही बड़ा डेयरी फार्म होता है। वहाँ पर जो है प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा, प्रशिक्षित जो मिल्कमैन होते हैं उन्हीं के थ्रू क्या किया जाता है, इस मशीन का यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर अपन इसको टाइम से ज़्यादा लगा देंगे तो क्या होगा, अपन सोचेंगे ज़्यादा दूध निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। पशु के अंदर क्या होता है, दूध की जगह पर ब्लड निकलने लग जाता है। तो इस तरीके से अपन बात करें कि जो कम दूध उत्पादन वाले हैं उन पशुओं में ये यूज नहीं किया जाता है। चलिए अब अपन करवा दिया है क्या आपको, जो है वो सभी तरीके का सिलेबस है वो पूरा यूट्यूब पे भी कराया जाएगा। रॉयल इंस्टीट्यूट का जो ऐप है, जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको भी कराया जाएगा। सारी चीज़ें आपको कराई जाएगी, टेंशन नहीं लेना। अभी एग्ज़ाम थोड़ा सा जो है वो लेट होगा, 2-4 महीने तो अभी निकल ही जाएंगे, तो अच्छे से आपका कोर्स हो जाएगा। सबसे पहले अपन बात करें कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो अधिक पशुओं या बड़े डेयरी फार्मों हेतु उपयोगी क्या मेथड होता है, ये मशीन द्वारा मिल्किंग है वो कहाँ पर की जाती है, जहाँ पर या तो ज़्यादा पशु होते हैं या बड़े डेयरी फार्म होते हैं या जिन पशुओं का दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर इस मेथड का यूज़ किया जाता है। तो ये मेथड हो गया अपने मशीन मिल्किंग। दूसरा अपन बात करें, ये जो मेथड मशीन होती है वो किस तरीके के सिद्धांत पर आधारित होती है, उसमें कैसा प्रेशर लगता है जिसके कारण दूध जो है वो अयन से बाहर आ जाता है। तो ये जो मशीन मिल्किंग है, मशीन होती है वो ऋणात्मक दबाव सिद्धांत पर आधारित होती है। ऋणात्मक दबाव सिद्धांत होता है उस पर आधारित होती है, मतलब वैक्यूम प्रेशर लगता है, जिसी के कारण क्या होता है, दूध अयन से थनों में आता है और थनों से बाहर निकाल दिया जाता है। ऋणात्मक दबाव सिद्धांत पर आधारित, ये सेकंड पॉइंट हो गया। दूसरा अपन बात करते हैं कितना प्रेशर लगता है, कितना दूध निकाला जा सकता है। तो इसके लिए औसतन दबाव है वो कितना रखा जाता है, तो औसतन दबाव है मशीन का, कितना दबाव रखते हैं, औसतन दबाव है वो 280 से 360 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रखा जाता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी रखा जाता है, mmHg रखा जाता है। mmHg का मतलब है मिलीमीटर ऑफ मरकरी रखते हैं।
पारे का दबाव होता है उसके अंदर। अब अपन बात करें, अलग अलग एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर जो है वो अलग अलग प्रेशर लगता है। कैसा प्रेशर लगता है, जैसे आपने अगर ये जो है वो प्रैक्टिकली पशु का दूध निकाला होगा तो आपको पता होगा कि गाय का दूध होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसको निकालने के लिए कम प्रेशर की आवश्यकता होती है, जबकि भैंस का दूध है उसके लिए ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो उसके अंदर अपन बात करें गाय के लिए जो प्रेशर है वो कितना लगता है, तो गाय के लिए प्रेशर है वो कितना लगेगा, गाय हेतु औसतन दबाव है कितना रखा जाता है, 280 से 320 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रखा जाता है, 280 से 320 mmHg रखते हैं। जबकि अपन बात करें कि भैंस के लिए दबाव कितना रखा जाता है, तो भैंस के लिए दबाव है वो थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, भैंस का दूध थोड़ा हैवी होता है, निकालने में थोड़ा ज़्यादा जोर आता है, तो 320 से 360 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भैंस के लिए दबाव रखा जाता है। तो ये तो बात हो गई इनके प्रेशर की, मशीन से रिलेटेड। अपन बात करते हैं कि 1 मिनट में कितना दूध निकाला जा सकता है, तो 1 मिनट में वैसे तो जो है वो अलग अलग मशीन पर डिपेंड करता है, फिर भी अपन बात करें 1 मिनट के अंदर जो है 1 मिनट में 1.5 से 2 लीटर दूध है वो आसानी से मशीन से निकाला जा सकता है। तो ये अपने जो है इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मशीन द्वारा किस तरीके से दूध निकाला जा सकता है, तो अपन देखें ये मशीन मिल्किंग होती है। इस तरीके से इसमें टाइम सेट कर दिया जाता है मशीन में, फिर इस मशीन को पशु के थनों पर लगा दिया जाता है। ये देखो लगाने का प्रोसेस है, इस तरीके से ये जो है वो थनों जैसा इनकी शेप में ही ये मशीन पाई जाती है, ये मशीन है लगा दी जाती है। अब ये मशीन है वो अलग अलग साइज की होती हैं, ज़्यादा एनिमल्स होते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बड़ी मशीन काम में ले सकते हैं, तो अलग अलग तरीके से पशुओं का आसानी से दूध निकाला जा सकता है। तो ये देखिए इस तरीके से एक साथ भी लगाई जा सकती है, सिंगल भी लगाई जा सकती है। ऐसे जो है वो एक एनिमल के लिए भी इस तरीके से ये टैंक होता है, स्टोरिंग टैंक होता है, और यहाँ पर ऐसे मशीन लगाई जा सकती है। तो ये पर्टिकुलर जो है वो एक साथ अपन नहीं देख सकते हैं कितने पशुओं के लिए उपयोगी होती है, अलग अलग मशीन का अलग अलग पशु के लिए मात्रा उपयोग की जाती है। तो देखिए इस तरीके से लगाते हैं एक सिंगल एनिमल के लिए, ये ज़्यादा एनिमल होते हैं तब इस तरीके से लगाई जा सकती है। ये क्लियर जो है इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बात हो गई अपने मशीन मिल्किंग की। कौन सा दबाव सिद्धांत आधारित होता है, कितना प्रेशर लगाया जाता है, सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं। केमिस्ट्री की क्लास के लिए क्या बताएं, केमिस्ट्री की क्लास जब भी होगी और यूट्यूब पर आपको बता दी जाएगी। इसके अलावा ऐप पर जो है रॉयल इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको जैसा कोर्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसको परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर केमिस्ट्री की क्लासेस है वो रेगुलर चल रही हैं, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो चेक कर सकते हैं ऐप पर जाकर। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, हाथ द्वारा दुग्ध दोहन। दूसरा मेथड आता है हाथ द्वारा कैसे दूध दोहया जा सकता है, तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स होते हैं बात करें अपन, तो हाथ द्वारा दुग्ध दोहने के 3 तरीके होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मशीन मिल्किंग से कम पूछते हैं, लेकिन इस मिल्किंग से ज़्यादा पूछा जाता है हैंड मिल्किंग से। तो इसके लिए 3 मेथड होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड होता है पूर्ण हस्त विधि, जिसे फुल हैंड मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ये फुल हैंड मेथड है, इसे फिस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से, फिस्टिंग के नाम से भी, या फिर इसे मुट्ठी विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुट्ठी विधि के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फिस्टिंग या मुट्ठी विधि या फुल हैंड विधि जो है या पूर्ण हस्त दोहन विधि जो है वो किस तरह की मेथड होता है। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है पशु का दूध निकालने का, जिसमें पूरे हाथ का उपयोग किया जाता है। चारों अंगुलियों और अंगूठे की सहायता से दूध निकाला जाता है। तो दिखाई दे रहा होगा आपको इसके अंदर ये मेथड होता है। इस इमेज में आपको पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, चारों अंगुलियों के बीच में थन को ऐसे लेकर इस तरीके से दूध निकाला जाता है, और इस मेथड को क्या कहा जाता है, पूर्ण हस्त दोहन विधि। तो इसके अंदर लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, सबसे उपयुक्त विधि है। सबसे उपयुक्त विधि होती है, सबसे बेस्ट मेथड होता है। कई बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, ICAR, BHU में एक क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है दूध निकालने का, तो ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, जिसे पूर्ण हस्त दोहन विधि या फिस्टिंग के नाम से जाना जाता है। अब कौन से पशुओं के अंदर ये उपयोगी होती है, तो देखिए जिन पशुओं के थन है वो मध्यम व बड़े आकार के होते हैं, तो मध्यम व बड़े थन वाले पशुओं में उपयोगी, बड़े थन वाले पशुओं में उपयोगी होती है, पशुओं में उपयोगी होती है। तो अपने को ज़्यादा एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत नहीं है, अपन जानते हैं सभी कि कौन से पशुओं का ऑर्डर है
उसके अंदर टीट्स है वो बड़े साइज के होते हैं, किसके अंदर स्मॉल साइज टीट्स होते हैं। तो अपन आसानी से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड होता है, इसे फिस्टिंग और जो है वो मुट्ठी विधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पूरी मुट्ठी का यूज़ किया जाता है, इसी कारण इस नाम से जानते हैं। दूसरा तरीका अपन बात करते हैं जिसे कहा जाता है चुटकी विधि, और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रिपिंग मेथड। बच्चों इंग्लिश नेम है वो भी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट इंग्लिश नेम से ही पूछ लिया जाता है। स्ट्रिपिंग विधि के नाम से किसे जाना जाता है, तो चुटकी विधि नाम से पता चल रहा है। इसमें अंगूठे और जो मिडिल फिंगर होती है उन दोनों का यूज़ करके क्या करते हैं, दूध निकाला जाता है। तो ये मेथड जो होता है इसके द्वारा छोटे थन वाले पशुओं में दूध निकाला जा सकता है। इसके अलावा जिन पशुओं का मशीन से दूध निकाला जा रहा है तो कुछ दूध अयन में रह जाता है। पूर्ण हस्त दोहन से निकालते हैं तो कुछ दूध अयन में रह जाता है, तो उसको पूरी तरीके से दुग्ध दोहन के लिए क्या करते हैं, चुटकी विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं पूर्णतया दुग्ध दोहन हेतु उपयोगी मेथड होता है। तो लिखिए इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखिए, छोटे थन वाले पशुओं में उपयोगी, छोटे थन वाले पशुओं में उपयोगी। फर्स्ट पॉइंट है छोटे थन वाले पशुओं में उपयोगी विधि होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखें, पूर्णतया दुग्ध दोहन हेतु उपयुक्त है, पूर्णतया दुग्ध दोहन हेतु उपयोगी, दुग्ध दोहन हेतु उपयोगी होती है, सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। पूरी तरीके से दुग्ध दोहन के लिए उपयोगी है। एक अपन ने देखा दुग्ध दोहन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है वो कौन सी है, फुल हैंड मेथड है। पूछा जाए जो अंतिम दूध है, लास्ट दूध रह जाता है, उसको पूरी तरीके से थनों में निकालने के लिए इस चुटकी विधि का उपयोग किया जाता है, जिसे स्ट्रिपिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। तो ये मेथड हो गया चुटकी विधि, छोटे थन वाले पशुओं में उपयोगी मानी जाती है। फिर बात करते हैं अंगूठा विधि, जिसे नकलिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। नकलिंग जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये पॉइंट डायरेक्ट रूप से इस मेथड के नाम से ही पूछ लिया जाता है कि नकलिंग विधि क्या है, नकलिंग क्या है। तो ये एक दूध निकालने का एक तरीका है। फिर पूछा जाता है दूध निकालने का एक कैसा तरीका है, तो दोषपूर्ण तरीका है। कैसा तरीका है, दोषपूर्ण विधि है ये, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अगर इस तरीके से अंगूठे का उपयोग करके दूध निकालते हैं, इसमें क्या करेंगे, चारों उंगलियों के बीच में अंगूठे को डाला जाता है और इस तरीके से दूध निकाला जाता है, जो फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। इससे करने से क्या होता है, पशु के अयन में थनों में गांठ पड़ जाती है और इससे थनेला रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी कारण इस विधि को दोषपूर्ण विधि के नाम से जाना जाता है। तो लिखिए इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस विधि से दुग्ध दोहन में, इस विधि से दुग्ध दोहन में थनों में गांठ पड़ जाती हैं, थनों में गांठें पड़ जाती हैं, नोड्स हो जाती हैं, गांठें पड़ जाती हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, गांठ पड़ने से कौन सी डिजीज होती है, तो थनेला रोग की संभावना बढ़ जाती है। मैस्टाइटिस रोग है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, रोग की संभावना अधिक रहती है। इसी कारण इस मेथड से दूध नहीं निकाला जाता है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये मेथड यूज किया जाता है, लेकिन बेस्ट मेथड नहीं माना जाता है, ये दोषपूर्ण विधि होती है। अब अपन बात करते हैं, ये अपन ने सारी चीजें देख ली हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, किन किन तरीकों से दूध निकाला जा सकता है। लेकिन अभी तक अपन ने क्या नहीं देखा, दूध बनता कैसे है, किस तरीके से अयन में फॉर्मेशन होता है दूध का, कैसे बाहर निकाला जाता है, प्रेशर वगैरह निकालने के मेथड्स अपन ने देख लिए। लेकिन इसके अंदर की जो प्रोसीजर होती है दुग्ध दोहन, जिसे क्या कहा जाता है, दुग्ध दोहन के सिद्धांत क्या है, क्या मिल्किंग प्रिंसिपल्स हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये पशु का अयन होता है, जो गाय और भैंस होती है उनके अयन पर 4 थन पाए जाते हैं। 4 जो थन होते हैं, एक बार मैं बोल के बता देती हूँ, आपको समझा देती हूँ, उसके बाद नोट करा दूंगी। देखिए इस तरीके से अंदर की स्ट्रक्चर होती है, अंदर की स्ट्रक्चर ये बाहर से ऐसा दिखाई देता है, पशु का आर्डर है। अब अपन बात करें गोल्ड मिल्क, क्या पूछ रहे हैं रणवीर, गोल्ड मिल्क क्या होता है मैम? गोल्ड मिल्क के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसा दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा है और SNF की मात्रा में कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। उस होल मिल्क या पूर्ण दूध या संपूर्ण दूध को क्या कहा जाता है, गोल्ड दूध कहा जाता है। कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज में, वही गोल्ड दूध कहलाता है। क्लियर? हाँ, अब देखिए, अब अपन बात करते हैं दुग्ध दोहन के सिद्धांत से संबंधित बात कर रहे थे अपन। ये जो होता है पशु का अयन है, इसमें थन इस तरीके से पाए जाते हैं। इन थन के अंदर की स्थिति है, तो एक थन की स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से चारों थनों की स्ट्रक्चर होती है। कहाँ पर दूध बनता है, कैसे मिल्किंग पाथ होता है, सारी चीजें अपन इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहला अपन बात करें दुग्ध दोहन के लिए
पशु होता है उसका एक अयन होता है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो अयन कहलाता है, जिसे इंग्लिश में अडर कहा जाता है। क्या कहते हैं इंग्लिश में, अडर कहते हैं। तो ये अडर कहलाता है। ये जो चार पाए जाते हैं, चार चीजें होती हैं, ये थन कहलाती है, जिन्हें टीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टीट्स कहा जाता है। तो ये बात हो गई इनके संबंधित। अब इन टीट्स के अंदर की क्या कंडीशन होती है, कैसे कहाँ पर दूध बनता है। तो टीट्स के अंदर क्या होता है, जो थन होते हैं उसके अंदर ये इस तरीके से बीच वाली जो चीज पाई जा रही है, इसको क्या कहा, ये तो थन छिद्र होता है, थनों के अंदर थन छिद्र होता है, जहां से क्या होता है, दूध निकाला जाता है। ये क्या होता है, टीट सिस्टर्न, जिसे थन सिस्टर्न कहा जाता है, थन सिस्टर्न या थन कुंडिका कहते हैं। फिर जो है ये थन सिस्टर्न है, ये अंदर वाली संरचना होती है। ये जो थन सिस्टर्न है वो कहाँ पर आकर खुलता है, इस गोल या अनियमित आकार का या अंडाकार आकार की ये संरचना होती है, जिसे ग्लैंड सिस्टर्न या क्या कहा जाता है, ग्रंथि कुंडिका कहा जाता है। ग्रंथि सिस्टर्न इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं, ग्लैंड सिस्टर्न कहते हैं, ग्रंथि कुंडिका कहा जाता है। ये खुल गई। इस ग्रंथि कुंडिका की कितनी कैपेसिटी होती है, ये 500 से 600 ml है, वो दूध को स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी होती है। तो इतना दूध जो है इसके अंदर स्टोर रहता है इस ग्रंथि कुंडिका में। इस ग्रंथि कुंडिका में दूध आता कहाँ से है, तो इस ग्रंथि कुंडिका इस तरीके से जो है ये 12 से 16 तक क्या खुलती हैं, दूध नलिकाएं आकर खुलती हैं। क्या खुलती हैं, 12 से 16 की संख्या में दूध नलिकाएं आकर खुलती हैं एक ग्रंथि कुंडिका में। तो 4 थन होंगे, 4 ग्रंथि कुंडिका होगी, तो इसमें बहुत सारी जो है वो दुग्ध नलिकाएं आकर खुलती हैं। और ये दूध नलिकाएं जो है वो अलग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती हैं। जैसे ये नलिका है, देखो एक तो इधर बट गई, फिर यहाँ पर विभाजित हो गई, फिर इधर विभाजित हो गई, इधर विभाजित हो गई। ये अलग अलग जो है वो नलिकाओं में विभाजित होती है छोटी छोटी। तो ये जो नलिकाएं होती हैं, ये जहां पर खत्म होती है वहां पर क्या होता है, इस तरीके से संरचना पाई जाती है। इस तरह की संरचना जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इनके एंडिंग पॉइंट होता है इन नलिकाओं का, ये ऐसे गोल आकार के अंदर जो है वो खत्म होती हैं। और इस आकृति को ही क्या कहा जाता है, लोब्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोब्यूल कहा जाता है। इनका जो ग्रुप होता है, बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, इन ग्रुप को क्या कहते हैं, लोब कहते हैं। इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, लोब कहा जाता है। इनका समूह है, इसे लोब कहते हैं। अब इस लोब्यूल के अंदर क्या होता है, इस लोब्यूल में छोटी छोटी एल्वोलाइज होती हैं। क्या होती हैं, छोटी छोटी एल्वोलाइज होती है। दूध कहाँ पर बनता है, इन एल्वोलाइज में बनता है। और इन एल्वोलाई को ही क्या कहा जाता है, हिंदी में कूपिका कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, कूपिका कहते हैं। तो ये अपना जो है सबसे एंड पार्ट होता है, जहां पर क्या होता है, दूध बनता है। इन कूपिकाओं में दूध बनता है, यहाँ से दूध बनकर दूध छोटी वाली नलिकाओं में आता है, फिर मेजर डक्ट में आता है, मेजर नलिका में आता है, मिल्क डक्ट इनको कहते हैं, इनके अंदर आता है दूध वाहिनियों के अंदर। और दूध वाहिनियों से किन के अंदर आ जाता है, ग्रंथि सिस्टर्न में आ जाता है, यहाँ पर दूध स्टोर कर लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होता है, और ऑक्सीटोसिन के थ्रू जो है वो थन सिस्टर्न में आता है, और उसके बाद थन छिद्र के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये मिल्किंग प्रिंसिपल्स होता है। और 1 ml दूध बनने के लिए जो है वो 1 ml दूध बनने के लिए 400 से 500 ml ब्लड का पुनः चक्रण होता है, रिसाइकलिंग होती है, तब जाके क्या बनता है, 1 ml दूध बनता है। तो जितना ml दूध बन रहा है उसके लिए ब्लड का रिसाइकलिंग होगी, तब जाकर 1 ml दूध बनता है। एक क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि दुग्ध सिराओं में क्या होता है, तो दुग्ध सिराओं में दूध नहीं होता है, दूध नलिकाओं में दूध पाया जाता है, मिल्क डक्ट होती है उनमें दूध होता है, लेकिन दुग्ध सिराएं होती हैं उनके अंदर खून ही पाया जाता है। तो ये अपन बात याद रख सकते हैं, ये मिल्किंग प्रिंसिपल्स होता है। अब अपन इसके बारे में डिटेल में लिख लेते हैं, थोड़ा डायग्राम से समझ में आ जाएगा, थोड़ा अपन लिखेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। हाँ चलिए, अब अपने देखिए इसके बारे में लिखिए, डायग्राम आप बना लेना थोड़ा सा समझने के लिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके अंदर इसके बारे में लिखना है आपको, 1 मिनट। हाँ इसमें लिखिए, गाय व भैंस के 4 थन होते हैं। गाय व भैंस के 4 थन होते हैं। अब ऐसा मत कहना 4 थन होते हैं, 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं। अपन क्या नहीं कर रहे हैं, अपन निबंध नहीं लिख रहे हैं, अपन इसके मिल्किंग प्रिंसिपल लिख रहे हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उससे लेकर मैं आपको एंड पॉइंट तक, जब तक दूध निकाला जाता है थन छिद्र के द्वारा, वहां तक पूरी डिटेल इसके बारे में लिखवाऊंगी। तो इसके बारे में लिखिए, 4 थन होते हैं। प्रत्येक थन में एक थन सिस्टर्न होता है, एक थन सिस्टर्न होता है। प्रत्येक थन में एक थन सिस्टर्न
होता है, और एक थन सिस्टर्न है वो किस में जाकर खुलता है? ग्रंथि सिस्टर्न में जाकर खुलता है। सॉरी, थन के भीतर थन सिस्टर्न, थन के अंदर ग्रंथि सिस्टर्न में आकर खुलता है, ग्रंथि सिस्टर्न में आकर खुलता है, ग्लैंड सिस्टर्न जिसे कहते हैं, सिस्टर्न में आकर खुलता है, जो कैसा आकार की होती है? आकर खुलता है, जो गोल या अनियमित या अंडाकार आकार की होती है, गोल अनियमित अंडाकार आकार की होती है। लिख लीजिए इसके बारे में, गोल अनियमित या अंडाकार आकार का होता है। अब इसके अंदर इस ग्रंथि सिस्टर्न में क्या खुलता है? बहुत सारी दूध नलिकाएं आकर खुलती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो एक ग्रंथि सिस्टर्न में 500 से 600 ml दूध एकत्रित होता है, इसकी इतनी कैपेसिटी होती है। मिल्किंग जो है, मिल्क बनना जो है वो एक निरंतर प्रोसेस होती है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। नेक्स्ट लिखिए, प्रत्येक ग्रंथि सिस्टर्न में, अगला पॉइंट लिखिए, प्रत्येक ग्रंथि सिस्टर्न में 12 से 50 तक नलिकाएं आकर खुलती हैं, 50 तक नलिकाएं आकर खुलती हैं, और ये प्रत्येक नलिका जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती हैं। तो इसमें लिखिए, प्रत्येक दुग्ध नलिका छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है, छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है, जिनके सिरे पर क्या होता है? लोब्यूल होता है, नलिकाओं में विभाजित होती हैं। सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो इजीली याद हो जाएगा आपको, वैसे डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा। फिर अपन बात करें, ये नलिकाएं हैं, इनके सिरे पर क्या होता है? नलिकाओं के सिरे पर लोब्यूल होता है, नलिकाओं के सिरों पर लोब्यूल होता है। ये सिरा कहाँ पर एंड होता है? सिरों पर लोब्यूल पाया जाता है, लोब्यूल होता है, सिरों पर लोब्यूल होता है। ये लोब्यूल होता है, इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारी एल्वोलाइज होती हैं, लोब्यूल में बहुत सारी एल्वोलाइज होती हैं, बहुत सारी एल्वोलाइज होती हैं। एल्वोलाई को हिंदी में कहते हैं कूपिका, लोब्यूल होता है उसे पाली कहते हैं, कूपिका होती हैं, और इन कूपिकाओं में या इन एल्वोलाइज में क्या बनता है? दूध बनता है। तो ये सबसे छोटी और फंक्शनल इकाई होती है, तो अपन कह सकते हैं दूध बनने की क्रियात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट क्या होती है? क्रियात्मक इकाई है वो कौन सी होती है? एल्वोलाई या कूपिका होती है, एल्वोलाई या कूपिका होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। दूध बनने की सबसे फंक्शनल यूनिट या सबसे क्रियात्मक इकाई, छोटी से छोटी इकाई है वो कौन सी होती है? एल्वोलाइज होती है। वहाँ पर दूध बनता है, फिर जो है वो लोब्यूल में आता है, लोब्यूल में बनने के बाद जो है वो नलिकाओं में आता है, छोटी छोटी नलिकाओं से एक बड़ी नलिका होती है उसके अंदर आता है, वहाँ से ग्रंथि सिस्टर्न, और ग्रंथि सिस्टर्न से थन सिस्टर्न और थन छिद्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। 1 ml दूध बनने के लिए 400 से 500 ml ब्लड बनने के लिए 400 से 500 ml खून का पुनः चक्रण होता है, ब्लड का पुनः चक्रण होता है, रिसाइकलिंग होती है, तब जाके कितना दूध बनता है? 1 ml दूध बनता है। तो जितना ml दूध है उसी के अकॉर्डिंग अपन इसमें देख लेंगे कि कितना दूध बनता है। ये सिंपल सा अपना मिल्किंग पाथ हो गया, मिल्किंग प्रिंसिपल्स हो गए। अब अपन देख लेते हैं, शॉर्ट में इसको देख लेते हैं कैसे कैसे मिल्क है वो कहाँ से कहाँ तक आता है। तो देखिए इसके अंदर एक पॉइंट लिख लीजिए, दूध का मार्ग क्या है? दुग्ध मार्ग है, मिल्किंग पाथ है।
वो क्या है? तो सबसे पहले दूध बना एल्वोलाइज में। कहाँ पर बना? एल्वोलाई में बना। एल्वोलाई को कूपिका कहते हैं। कूपिका में दूध बन गया, उसके बाद लोब्यूल में आया। लोब्यूल से आने के बाद जो है वो ये लोब्यूल्स है कहाँ पर खुलते हैं? मिल्क वाहिनी में खुलते हैं, दूध वाहिनी के अंदर आते हैं। मिल्क वाहिनी या दूध नलिकाओं में आते हैं। दूध नलिकाएं जो हैं वो कहाँ पर आकर खुलती हैं? ग्रंथि सिस्टर्न में खुलती हैं। कहाँ पर खुलती हैं? ग्रंथि सिस्टर्न या ग्लैंड सिस्टर्न में खुलती हैं। ग्लैंड सिस्टर्न है वो थन सिस्टर्न में खुलता है। टीट सिस्टर्न इसे कहते हैं। और टीट सिस्टर्न से दूध जो है वो थन छिद्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है, यहाँ से दूध को बाहर निकाल लेते हैं। यही मेथड क्या कहलाता है? मिल्किंग प्रिंसिपल्स कहलाता है। कैसे कैसे दूध बनता है, सबसे छोटी इकाई क्या है, फंक्शनल यूनिट क्या है, कहाँ पर किस तरीके से आता है। एक पॉइंट और याद रखें कि दूध शिराओं में क्या पाया जाता है? दूध शिराओं में क्या होता है? ब्लड होता है। शिराओं में क्या होता है? दूध भी नहीं होता है, उनके अंदर खून होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो ये बात हो गई अपने मिल्किंग प्रिंसिपल्स, मिल्किंग मेथड्स, मिल्क टाइप्स, सभी तरह की चीज़ें हैं आज अपन ने देख लिया है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो है अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इनको एक बार जो है अपन रिवाइज कर लेते हैं। जो अभी अपन ने जो पॉइंट देखे हैं मिल्किंग मेथड से रिलेटेड, तो देखिए मिल्किंग जो है वो दो तरीके से की जा सकती है, दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट आता है अधिक पशु या बड़े डेयरी फार्मों के लिए उपयोगी होता है, ऋणात्मक दबाव सिद्धांत पर आधारित होता है और इसके लिए प्रेशर है 280 से 360 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रखा जाता है। फिर बात करते हैं औसतन दबाव है वो गाय भैंस के लिए अलग अलग रखते हैं, तो गाय भैंस के लिए दोनों अपन ने देख लिया है। सेकंड अपन बात करते हैं हाथ द्वारा दुग्ध दोहन, तीन तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका फुल हैंड मेथड होता है जिसे फिस्टिंग या मुट्ठी विधि कहते हैं। सबसे बेस्ट मेथड होता है, बड़े थन वाले पशुओं के लिए उपयोगी होता है। ये मेथड है चुटकी विधि जिसे स्ट्रिपिंग कहते हैं, छोटे थन वाले पशुओं में उपयोगी है, पूर्णतया दुग्ध दोहन के लिए उपयोगी है। कुछ दूध जो थनों में रह जाता है उसको भी आसानी से इससे निकाला जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंगूठा विधि जिसे नकलिंग मेथड भी कहते हैं। ये दोषपूर्ण विधि होती है, इससे दूध निकालने से थन में गांठ पड़ जाती है जिससे थनैला रोग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं दुग्ध दोहन के सिद्धांत जिन्हें मिल्किंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। मिल्किंग प्रिंसिपल्स का मतलब है कैसे दूध बनता है। तो ये डायग्राम है जिसके थ्रू मैंने आपको बताया है। इसी के अलावा मैं आपको डायग्राम बना के बता देती हूँ। इस तरीके से पशु का अयन होता है, ये इसके अंदर ऐसे टीट्स पाए जाते हैं। ये जो है वो इसकी स्थिति होती है अयन की, एक टीट की स्थिति मैं आपको बता रही हूँ। इसके अंदर जो है ये जो पार्ट होता है वो थन छिद्र होता है। क्या होता है? थन छिद्र होता है। इसके ये थन छिद्र जो है वो कहाँ पर खुलता है? इस तरीके से अंदर की तरफ एक और संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? ये थन सिस्टर्न कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? थन सिस्टर्न कहते हैं। ये थन के भीतर जो संरचना होती है उसे थन सिस्टर्न कहा जाता है। ये थन सिस्टर्न कहाँ पर खुलती है? तो इस तरीके से ग्रंथि सिस्टर्न में खुलती है। कहाँ पर खुलती है? ग्रंथि सिस्टर्न में खुलती है। ग्रंथि सिस्टर्न क्या होता है? ये क्या होता है? ग्रंथि सिस्टर्न होता है, ग्रंथि कुंडिका इसे कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? 12 से 50 तक नलिकाएं आकर खुलती हैं। मतलब कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 नलिकाएं खुलती है। इस तरीके से जो है इनके अंदर ये नलिकाएं पाई जाती हैं। ऐसे जो है ये इन मिल्क डक्ट में जो है वो विभाजित होता है। ये मिल्क डक्ट है आगे जाकर बहुत सारी छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है। जैसे अपन बात करें कुछ इस तरीके से इनके अंदर संरचना पाई जाती है, ऐसे ये पाई जाती हैं, इस तरीके से विभाजित होती हैं। तो इस तरीके से जो संरचना होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये ऐसे विभाजित होती है। सभी तरह की नलिकाएं जो है वो इसी तरीके से विभाजित होती हैं। ऐसे इनके अंदर जो है ये संरचना पाई जाती है। ये इस तरीके की संरचना होती है। और जो ये मिल्किंग जो वाहिनी होती है ये जहाँ पर खत्म होती है छोटी छोटी नलिकाएं, वहाँ इस तरीके से क्या पाया जाता है? एक संरचना पाई जाती है। ये संरचना क्या कहलाती है? लोब्यूल कहलाती है। क्या कहलाती है? लोब्यूल कहलाती है। ये लोब्यूल जो है इनका जो ग्रुप होता है बहुत सारी, ये सभी जो है आगे जाकर इस गोल आकार में विभाजित हो जाती हैं और इन सबको मिलाकर क्या कहेंगे? लोब कहेंगे। और एक सिंगल अगर होगा तो लोब्यूल कहलाएगा। इस लोब्यूल के अंदर जो है वो कुछ इस तरीके से संरचनाएं होती हैं। जैसे ये इस तरीके से इसके अंदर ऐसी जो है वो स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस तरह से स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये देखिए इस तरीके से है, इसके अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये जो स्ट्रक्चर होती है इनके अंदर क्या होती है? छोटी छोटी एल्वोलाइज होती है। ये छोटी छोटी क्या होती हैं?
एल्वोलाइज होती हैं, ये एल्वोलाई होती हैं। ये सबसे फंक्शनल यूनिट होती है जिसे कूपिका कहा जाता है। इन्हीं के अंदर क्या बनता है, दूध बनता है। इनके अंदर दूध बनने के बाद इन जो है वो वाहिनियों में आता है, वाहिनियों से ग्रंथि कुंडिका में एकत्रित हो जाता है। इसकी कैपेसिटी 500 से 600 ml होती है और यहाँ से उस हार्मोन का स्राव होता है जिसके कारण थन सिस्टन से थन छिद्र के द्वारा दूध को बाहर निकाल दिया जाता है। यही चीज क्या कहलाती है, मिल्किंग प्रिंसिपल कहलाता है। क्लियर? दूध निकालना सीखना चाहते हैं तो अभी वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, फ्री हैं आप लोग, गाय भैंस होगी आपके घर में तो आसानी से निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। ओके, क्लियर? अब बच्चों अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सुबह जो है वो मॉर्निंग में 7:30 बजे अली सर की बायोलॉजी की क्लास होती है, इसके बाद नहीं होती है, आजकल टाइम चेंज कर दिया है। सुबह 7:30 मॉर्निंग में